Hello friends, welcome to my channel. Once again, I am present to talking about some issues like गुप्ता पीरियड। और ये गुप्ता पीरियड जो है, इन गुप्ता पीरियड से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के साथ हम आए हैं और इन प्रश्नों पे हम विचार विमर्श करेंगे। देखते हैं ये प्रश्न है क्या, और इन प्रश्नों के माध्यम से हम जो गुप्त साम्राज्य है उनकी कुछ जो बेसिक फैक्ट्स है उसको समझने का है मेरा एक प्रयास है, और उस प्रयास को आप कोशिश करें कि ये क्या है। ये पहला प्रश्न है कि कुमार देवी का संबंध रहा है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। कुमार देवी का संबंध रहा है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। आपका सही आंसर होगा सी, यानी कि ये चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उनका विवाह जो हुआ था कुमार देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि कुमार देवी जो थी यह इनकी पत्नी थी, यानी कि वाइफ थी। ये जो कुमार देवी थी यह पत्नी है, ठीक है ना। ये पत्नी है किसकी? ये पत्नी है, हम देख रहे हैं कि इनकी पत्नी है यह चंद्रगुप्त द्वितीय की। और ये अगर देखें तो कौशाम्बी का जो एरिया है, कौशाम्बी के एरिया में से उत्थान इसका हो रहा है गुप्त वंश का। और इसे अगर हम इस तरह से बना लेंगे, गंगा नदी है, ठीक है ना, और उसके बगल से इस तरह से देखेंगे यमुना नदी में मिल रही है। तो यह जो रीजन देखते हैं लगभग इलाहाबाद के आसपास का रीजन, या जहाँ पे मिलती है उसी के आसपास का रीजन ये कौशाम्बी का रीजन है। कौशाम्बी के रीजन से कौशाम्बी का रीजन है, और यहाँ पर जो है यहाँ से हम देखते हैं उत्थान हो रहा है किस चीज का, जो गुप्त वंश है। गुप्त वंश का जो ओरिजिन होता है, तो गुप्त वंश का जो ओरिजिन हम देखते हैं वह कहाँ से हो रहा है? कौशाम्बी के नजदीक से, इलाहाबाद का जो रीजन है। और कुमार देवी जहां से इनका संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक ऐसे आगे बढ़ेंगे यह बिहार का रीजन आएगा, नॉर्दर्न बिहार का रीजन है। और जो मुजफ्फरपुर का जो एरिया है, हाजीपुर से सटा हुआ मुजफ्फरपुर, और ये जो कुछ खास एरिया है वो लिच्छवी शासक इसमें शासक वर्तमान में जो आप मुजफ्फरपुर देख रहे हैं वो कुछ एरिया जो हाजीपुर का है। तो इस तरह से हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के एरियाओं को मिला करके जो है यहां पर जो शासन कर रहा था वो लिच्छवी, ठीक है ना, लिच्छवी बन के थे। इसलिए कुमार देवी का संबंध जो है लिच्छवी से, इनसे विवाह हुआ था यहाँ पर। और उस समय यहाँ के शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त जो है प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो है ये प्रथम है, और इनका जो है संबंध इससे हुआ। और यह क्या है? लिच्छवी है, लिच्छवी। एक बार याद रखिए, लिच्छवी यहां पर रूलर है। तो इस तरह से देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य का किस तरह धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य किस तरह से प्रसार कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से कि कुमार देवी थे। इसलिए कुमार देवी का यहाँ पर प्रश्न जो पूछा जाता है उसका यही रीजन है कि गुप्त साम्राज्य का एक्सटेंशन, यानी कि गुप्त साम्राज्य कैसे विस्तार हो रहा है उसके बारे में, ठीक है ना, इस एरिया से देखें और यहां बढ़ रहा है। तो इस तरह से गुप्त साम्राज्य के प्रसार के बारे में इस प्रश्न से मेरा गुप्त साम्राज्य के फैलाव को हम देख रहे हैं, एक्सटेंशन कैसे हो रहा है इससे समझने का प्रयास कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघवर्मन, नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघवर्मन ने किस शासक से बुद्ध मूर्ति गया में बनवाने की अनुमति मांगा? मेघवर्मन ने किस शासक से बुद्ध मूर्ति गया में बनवाने की अनुमति मांगी? घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर सी होगा, वह समुद्रगुप्त। ये मेघवर्मन कौन थे? आखिर ये क्यों कहां माने? तो ये मेघवर्मन जो थे श्रीलंका का, ये श्रीलंका के ये क्या थे? रूलर शासक थे। ये कहां के शासक थे? तो श्रीलंका के शासक थे। और इन्होंने क्या क्या मांगा? क्या मांगा? ये समुद्रगुप्त से, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बुद्ध प्रतिमा, इसलिए यहां पर बुद्ध की मूर्ति प्रश्न में मैंने क्या है? बुद्ध की मूर्ति। और कहां? गया में। गया कहां है? याद रखेंगे, बिहार। और उन दिनों में चूंकि अभी जो बिहार है वो बिहार गया, और वहां पर ये प्रतिमा कहा था कि किससे मांग रहा है? बौद्ध, चूंकि बौद्ध धर्म के ये थे,
इनका जो है रिलेशन था बौद्ध धर्म को मानते थे मेघ वर्मन, और कहाँ के शासक थे ये? श्रीलंका के। आप देखेंगे इस तरह से, अगर आप भारत का नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो इसी तरह है, और इस तरह यहाँ हम देखते हैं, यह अगर इस तरह बना लें, टीका में बनवाने की अनुमति मांगी। घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर सी होगा, वह समुद्रगुप्त। ये मेघ वर्मन कौन थे? आखिर ये क्यों कहाँ माने? तो ये मेघ वर्मन जो थे श्रीलंका का, ये श्रीलंका के ये क्या थे? रूरल शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? तो श्रीलंका के शासक थे। और इन्होंने क्या क्या मांगा? ये समुद्रगुप्त से, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बुद्ध प्रतिमा, इसलिए यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति, प्रश्न में मैंने क्या है? बुद्ध की मूर्ति। और कहाँ? गया में। गया कहाँ है? याद रखेंगे, बिहार। और उन दिनों में चूंकि अभी जो बिहार है वो बिहार गया, और वहां पर ये प्रतिमा कहा था कि किससे मांग रहा है? बौद्ध, चूंकि बौद्ध धर्म के ये थे, इनका जो है रिलेशन था बौद्ध धर्म को मानते थे मेघ वर्मन, और कहाँ के शासक थे ये? श्रीलंका के। आप देखेंगे इस तरह से, अगर आप भारत का नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो इसी तरह है, और इस तरह यहाँ हम देखते हैं, यह अगर इस तरह बना लें टिप को, तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं, तो ये पोर्शन यहाँ पर आप देखेंगे श्रीलंका का है, और यहाँ से मांगा गया किसके बाद? मेघ वर्मन। मेघ वर्मन यहाँ के शासक थे, और इन्होंने जो है किससे मांगा? समुद्रगुप्त से मांगा, और समुद्रगुप्त का प्रसार चूंकि वहां तक हो चुका था, इसीलिए इस प्रश्न पर भी हमें ध्यान देना है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि श्रीलंका में ये जो है रूलर थे, पहली बात। दूसरी बात, जो बिहार के बौद्ध गया में इन्होंने जो है यह मूर्ति बनवान, उस समय बौद्ध धर्म जो है, गया जो था बौद्ध धर्म का जो बहुत अच्छा सेंटर था, केंद्र था, और वहां पर वह बुद्ध मूर्ति लगवाना चाहते थे। तो इसका अर्थ हो गया कि बौद्ध धर्म का उस समय में यानी कि प्रचलन था। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि उस समय में बौद्ध धर्म का, और बहुत कुछ शासक जो थे वह जुड़े हुए थे बौद्ध धर्म से। उस समय में बौद्ध धर्म को राजकीय मान्यता भी था, यानी कि जो शासक वर्ग थे वह भी बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है ना? तो इस तरह से इस प्रश्न से यह कोशिश करते हैं समझने का कि धर्म का प्रसार कैसे हो रहा है, और धर्म के प्रसार में जो शासक हैं वह शासक किस तरह से भूमिका निभा रहे हैं। जिस समुद्रगुप्त की बात मैं कह रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो इनके डिफरेंट सिक्के मिले हैं, और अलग अलग तरह का, जैसा कि मैंने पीछे जो वीडियो वाले क्वेश्चन में दिया था, तो क्वेश्चन में बताया था कि अलग अलग तरह के सिक्के मिले हैं, और ये शासक से ये अनुमति मांगते हैं और कहते हैं कि हमें क्या दीजिए। तो बौद्ध बिहार में जो है क्या कहते हैं, गया में जो है बौद्ध प्रतिमा मैं स्थापित करना चाहता हूं, आप दीजिए। तो इससे क्या होता है कि अपने पड़ोसी मुल्क से, जो उस समय में गुप्त वंश थे, उनका वैदेशिक संबंध क्या था, और किस तरह से वो एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाए हुए थे, इससे भी वैदेशिक नीति का भी पता चलता है इस प्रश्न से। और उसका आधार क्या बनता है? विदेश नीति का आधार क्या बना? तो धर्म। तो इस तरह से हम प्रश्न को समझने का कोशिश करेंगे, और ये जो मैं प्रारूप बता रहा हूं, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। और इसके अलावा अगर मुख्य परीक्षा में, मेंस एग्जामिनेशन में अगर हिस्ट्री आपका ऑप्शनल पेपर होगा, तो अगर आप अगर मान लीजिए मौर्य साम्राज्य के एक्सटेंशन या रिलेशन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या उसके अंडरस्टैंडिंग, तो इस तरह से आप अगर समझाने और कहने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूं कि विषय वस्तु को अच्छी तरह से याद भी रखेंगे, और प्रश्न का जो आंसर जो होगा वो बहुत ही सहज और सुंदर ढंग से आकर्षक हमको बनाना चाहिए। अगर आप मैप का भी ड्रॉ करते हैं तो वह भी बहुत अच्छा होता है, जानना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी जो है, वह क्या नॉलेज जो है आपका संपूर्ण नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर आप हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, देयर लोकेशंस, द मैप ड्राइंग, ये सब चीज, कुछ फैक्ट्स आपके दिमाग में आना चाहिए। ये मैप का अर्थ ये नहीं होता कि बहुत सुंदर और आकर्षक ढंग से बनाना है। मैप का अर्थ यह हो गया कि इस तरह से हम मैप बना लें कि जो अच्छा लगे, और प्रश्न को जो है हम जिसको बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं अपने एग्जामिनर्स को, तो वो अच्छी तरह से समझ जाए कि वह किस रीजन की बात कर रहे हैं। रटा रटाया बात नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके अंदर में सहजता से हो, ये कोशिश किया जाए। की ओर चलते हैं। क्या धरणी बंध शब्द का प्रयोग किस शासक के लिए हुआ? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। धरणी बंध शब्द का प्रयोग किस शासक के लिए हुआ है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त
प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा सी, यानी कि समुद्रगुप्त के लिए एक शब्द आया है धरणीबंध। ये धरणीबंध जो है, धरणीबंध, बंध मीन्स बांधना, बंधा होना, गिरा होना, बांधना। और धरणी का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है ना, ये सबसे बना। तो धरणी बंध का अर्थ हो गया कि वो आया है, इस बात का उल्लेख जो है इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख जो है यह किनका है, समुद्रगुप्त का। और किसने रचना किया है, हरिशैन ने रचना किया इस बात को। और हरिशैन, वह जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख है उसमें एक शब्द आया है धरणी बंध का उल्लेख आया है। और ये धरणी बंध के माध्यम से कहने का अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी को बांधना, ये शब्द का प्रयोग है। इंक्लूड विद द होल अर्थ के बारे में बता रहा है कि बांधना मीन्स कैप्चर करना। ये बांधना का अर्थ यहां पर है कि उसको कैप्चर करना। कैप्चर करना, उसको कैसे हम कैप्चर किए हैं इसके बारे में इन शब्दों के आगे जब इन्हीं शब्दों को धरणीबंध को आप देखेंगे आया है, ये टाइटल उन्हीं के लिए आया, समुद्रगुप्त के लिए आया। नेक्स्ट एक चीज, इसी प्रश्न से एक और भी चीज को हमको समझने में आसानी होती है। वह क्या है कि जब आप भारत के, आप जो इस पीरियड के इतिहास को देखने का कोशिश करेंगे तो कुछ बातें, फैक्ट जो है यहां से आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए मैं ये पिक्चर को ड्रॉ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए, आइए, जो आपका भारत का बना हुआ मैप है और उन दिनों में जो आप देखेंगे उन दिनों का जो स्थिति था मैप का, कुछ अभी जिस तरह आप मैप बनाते हैं वो नहीं था। अब आ जाइए कि ये धरणीबंध, इस तरह से हम यहाँ पे ये अगर इस तरह ड्रॉ कर ले तो ये गंगा नदी बना लेते, यहाँ पर इस तरह से कर ले तो ये यमुना नदी हो गए। यही वह रीजन था, हम पहले भी बताए थे पहले क्वेश्चन में, ये कौशाम्बी का रीजन है। यहीं से गुप्त साम्राज्य का कौशाम्बी का रीजन है, यहीं से गुप्त साम्राज्य का उत्थान होता है। जो हम श्रीगुप्त के बारे में कहते हैं, प्रथम शासक माना गया है श्रीगुप्त को, और गुप्त साम्राज्य का जो उत्थान राइज मानते हैं 200 AD से हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। या आप इसको सी भी लिख सकते हैं, कॉमन एरा लिख सकते हैं। 240 के अराउंड में हम लोग मानते हैं कि वहां से हम लोग इसको देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये मानते हैं कि ओरिजिन हुआ है। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ आएंगे तो ये लिच्छवी का एरिया है, अभी मैंने पीछे प्रश्न में डिस्कशन किया था, और यहाँ से इनका संबंध एस्टेब्लिश होता है। किसके, यस, ये दूसरे जो शासक बनते, इससे यहाँ पर इनका वैवाहिक संबंध होता है, और इस हम देखते हैं धीरे धीरे जो है उनसे जुड़ते हैं, और वह एरिया इसके अंडर में आ जाता है जो कुमार देवी थी। अब ये जो समुद्रगुप्त यहाँ पर जब इस एरिया के शासक बनते हैं समुद्रगुप्त, तो अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहला उन्होंने जो सैन्य अभियान किया, यह जो गंगा घाटी का देख रहे हैं, यह एरिया जो हम लोग देख रहे हैं, इस एरिया को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। फर्स्ट, पहला उन्होंने जो अभियान किया, अपना सैनिक अभियान कर रहे हैं, पहला सैनिक अभियान में फर्स्ट इस एरिया को वो कंट्रोल में कर लेते हैं। पहला ये एरिया हो गया जिनको वो कंट्रोल में करते हैं, सराउंडिंग्स एरिया को, ये सराउंडिंग्स एरिया को इन्होंने कंट्रोल में कर लिया। फर्स्ट में पहला अभियान गंगा घाटी, गंगा घाटी को वो अपने अंडर में ले लेते हैं, ये जो एरिया है। अब पहले अभियान के बाद दूसरा अभियान वो शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरे अभियान के तहत यह जो नेपाल का रीजन हम लोग देख रहे हैं, या जो ऊपर में जम्मू कश्मीर का एरिया होता है, इन सब चीज़ों पे वो अटैक करते हैं। और इधर जो आपका बंगाल का मेरा रीजन है और असम का जो रीजन है, देखिए मैं इस डॉट से लगा रहा हूँ, इन एरियाओं को वो कैप्चर करते हैं। देखिए किस तरह से उनका ये प्रसार हो गया। तो इसका अर्थ हो गया ऊपर में नेपाल का पोर्शन से आता है, प्लस देखिए इधर हिमालय के और भी एरिया के हैं, हिमालय के एरिया से उन समय हो सकता है छोटे हिमालय क्षेत्र में के एरिया से जो कुछ और भी होंगे रूलर, उनको कैप्चर कर लेते हैं।
तीसरा वो क्या करते हैं, इधर असम को कैप्चर करते हैं, असम के एरिया को, ठीक है ना। ये असम बंगला, अभी जो हमारा बांग्लादेश हो गया, ये सारा ये कंट्रोल उनके फैक्ट ये आ रहा है उनके अंदर। तो देखिए सेकेंड फेज में वो ये काम करते हैं। दूसरी बार जब अपने अभियान, सैन्य अभियान कर रहे हैं, ये आर्मी ट्रूप्स के माध्यम से ये कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र हो रहा है, ठीक है। तीसरी बार जब ये अभियान करते हैं, तीसरी बार जब अभियान करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर कुछ अट्टाविक जो है जंगली जनजाति रहते हैं, उनको वो कैप्चर में कर लेते हैं इस एरिया में, जो, ठीक है ना, इसको कैप्चर कर लेते हैं। इस एरिया के लोगों को वो कैप्चर करता, ये जंगली एरिया है और उस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। फिर आगे जो तीसरा बार में अट्टाविक के ऊपर लिखा गया उसमें, अब तीसरा बार की चौथी बार का अभियान जब वो करते हैं, तो क्या करते हैं, चौथी बार दक्कन का जो पूर्वी एरिया है उसको वो कैप्चर कर लेते हैं। ये भाग दक्कन का जो एरिया है, ये सब भाग जो आप देख लेते हैं, ये पूर्वी भाग में आता है, दक्कन का एरिया है। इस एरिया को वो कैप्चर करने का कोशिश करते हैं, दक्कन का, यानी कि ये क्या हो गया, चौथे फेज में ये दक्कन के एरिया को ये कोशिश करते हैं। और दक्कन के एरिया को जब, ये पूर्वी दक्कन के बारे में आता है, अटाविक, ये सबको जंगली एरिया को भी कर लेते हैं, अटाविक को भी कर लेते हैं, पूर्वी एरिया को भी कर लेते हैं। यानी कि इस तरह से वह कैसे धीरे धीरे बांधते हैं। नेक्स्ट जो फेज आता है, तो इस साइड में जो कुछ कुशान उशान बचे हुए थे, सब थे, उनको वो कैप्चर करते हैं। तो देखिए किस तरह से समुद्रगुप्त जो है अपना मिलिट्री अभियान करके जो है ना, उसने अपने मिलिट्री के सहयोग से भारत या जो एरिया है उस एरिया पे अपना या कैसा कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन अभियानों के कारण बी स्मिथ जो है, जो स्मिथ साहब थे, स्मिथ, वो क्या किए, इनको नेपोलियन की उपाधि दे देते हैं, भारत का नेपोलियन कहते थे, कि किस तरह से नेपोलियन भी इसी तरह जो है कुछ कुछ एरिया को कंट्रोल करता था। तो इस तरह उनको कहा गया कि यह नेपोलियन है, बता रहे हैं, वो एक टाइटल उनको दे दिए। बी स्मिथ जो है इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन नहीं होते। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जो है कि ये जो है नेपोलियन का जो है उपाधि किसको दिया था, समुद्रगुप्त को क्यों दिया गया है, तो इसका मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो अगर इस तरह से हमें क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो हम किस तरह से उसको सजा करके ये समझाने का प्रयास करेंगे कि हाँ देखो ये कि, और ये फैक्ट्स को आपको आसानी से याद रखने में भी बहुत सुविधापूर्ण होगा। हालांकि इस तरह से अगर हम डिस्कशन करके पढ़ाते जाएं और बढ़ते जाएं तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में कर रहा था। मेरे कुछ सहयोग, मेरे जो कुछ लोग इस वीडियो को देखते हैं, पर्सनली भी मुझे ये बताया, या कमेंट करके तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन पर्सनली ये बताया कि देखिए आप जो क्वेश्चन उठाते हैं उसको समझ में नहीं आता है, हम उठा तो लेते हैं, मान लीजिए और जगह नहीं मिल पाता है, तो इस तरह से हमें फैक्ट्स कैसे याद रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इन्हीं सब माध्यम से थोड़ा थोड़ा हम आपको पॉइंट्स देते जाएंगे और आप उसको समझने का प्रयास करें। मैं मानता हूं कि यह एक डिफिकल्ट टास्क है कि कोई फैक्ट्स उठा लें और वहां से आपको कहने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आप बहुत सारा फैक्ट्स याद करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं, उसका यही रीजन है। लेकिन इस तरह से अगर हम ये इसको समझने का कोशिश करें कि व्हाट इज द रिलेशन, हाउ इट इज, हाउ टू एस्टैब्लिश ऑल दिस थिंग्स, तो मैं समझता हूँ कोई ये याद रखें। हालांकि यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जहाँ से पूछा जा सकता है। बीपीएससी में अभी तक जो शायद एक बार ये क्वेश्चन को स्ट्राइक किया है नेपोलियन की उपाधि को लेकर के, यहाँ से उन्होंने बीपीएससी जो अभी तक स्ट्राइक नहीं किया है क्वेश्चन, तो हो सकता है आने वाले समय में पूछा जा सकता है। और ऐसा इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें जो है धरणीबंध का टाइटल दिया गया और हिस्टोरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से इसको हम लोग अप्रूव्ड मानते हैं, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख जो है, जो हरिशैन के द्वारा रचित है, उनमें इस बात का उल्लेख आया, यह उपाधि दी गई। तो इसलिए क्वेश्चन पूछना लाजमी है। तो इस तरह से ये प्रश्न हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, आप भी समझने का कोशिश कीजिए। फैक्ट्स को याद रटना नहीं है, बल्कि उस बात को हमको समग्रता में अगर समझ लेंगे तो मुझे आसानी होगा इस चीज़ को और भी आगे बढ़ाने।